हमारी सेना में काम आने वाली जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को और समुद्री हमारी सुरक्षा को लेकर हमने सब चीज़ों का निर्माण करने का जो काम है वो हमारे स्वदेशी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो जिसको हम कहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, उन सब के माध्यम से उन सारे कामों को करने के लिए हम देश के सामने उस प्रकार का एक जिस प्रकार से हमने कहा कि केवल दुनिया के से सामान मंगवाया जाता था, भारत सब जगह निर्यात करने के साथ साथ में हम कई बार अपने देश के बारे में अनेक प्रकार की गौरव गाथाएं की चर्चा करते हैं समय समय पर, परंतु आप इन 9 वर्षों में अनुभव करेंगे कि जहाँ तिरंगा का सम्मान पूरे देश के अंदर, अभी 15 अगस्त को भी आपने अनुभव किया हो कि हमने हर घर के ऊपर हमने तिरंगा लगाया, लेकिन ये तिरंगा जो है ना केवल भारत में नहीं है जी, आज दुनिया के देशों में जब यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उस समय पूरे दुनिया के जो छात्र छात्राएं या व्यवसायी लोग वहाँ पर किसी कैसे युद्ध से निकला जाए, किस प्रकार से सुरक्षित पहुँचा जाए, भारत पहला देश था जिसने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की। और मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि जिसके हाथ में भी तिरंगा था, चाहे देश के दुनिया के किसी भी देश के नौजवान के हाथ में था, वो सुरक्षित अपने देश में पहुंचा। अगर इस प्रकार की इस हमारे देश के बारे में जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो ताकत है, हमारे जो तिरंगा के जो हम जो सम्मान करते हैं, वो पूरे दुनिया ने इस प्रकार का उसको किया और उसका परिणाम भी आपने अनुभव किया होगा। और मित्रों, मैं बहुत सी चीज़ों को अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बहुत सी चीज़ों की मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जैसे हमारी राज्य सरकार ने अनेक प्रकार की योजना के माध्यम, जैसे हमारी कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो शादी नहीं करती या कुछ विधवा हो जाती हैं, अरुणोदय के माध्यम से उनको 1250 रुपये उनके घर तक पहुंचते हैं और उनके सीधे खाते में पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ और थोड़ा उसको बढ़ाने का काम सरकार सोच रही है। ऐसे बहुत सी योजनाओं को एक एक की अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, आपको भी समय लगेगा, परंतु मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको प्रारंभ से उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को स्वच्छ भारत, यानी उस समय किसी को लगा कि स्वच्छ भारत का ये क्या है, आज हम देखते हैं पूरे देश में, यानी आपके साथ अगर आपका छोटा बच्चा बैठा हो और आप गाड़ी से कुछ कचरा फेंकना चाहते हो तो आपके ध्यान में आए या ना आए, लेकिन छोटे बच्चे को जरूर ध्यान में आता है कि नहीं पापा यहाँ नहीं, कहीं दूसरी तरह डालना है। ये पूरे देश में है। और आपने रेलवे के बारे में चारों तरफ से किस प्रकार से रेलवे के माध्यम से पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट में, मुझे लगता है कि मिजोरम में भी शायद अगले वर्ष 2023 तक मणिपुर में उसमें सब जगह हमारी रेलवे का काम हो जाएगा और एयरपोर्ट का भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसी इन 9 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और आयुष्मान भारत के साथ साथ में जो जन औषधि का जो पक्ष है, अभी शायद उसका इतना प्रचार नहीं हुआ, परंतु जो 400 रुपये की 500 रुपये की जो मेडिसिन आती थी वो 30 रुपये में 40 रुपये में सामान्य वो मिल जाती है और वो वही काम करती है जो एक महंगी दवाई करती है। ये ताकि कोई बीमारी के कारण से, महंगी दवाई के कारण से कोई ऐसा ना हो कि वो दुकान तक पहुंच ना पाए और मेडिसिन उसको मिल ना पाए। एक छोटे से छोटे चीज़ों के पक्ष को सोचकर प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में ऐसे नहीं लोग उनको कहते हैं, अगर वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बॉस हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, मतलब अभिमान है हम लोगों को। दूसरे देश के हमारे जो उस प्रकार के रहते तो वो सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं। मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में भारत की तस्वीर दुनिया के सब देशों से मजबूत होगी। भरोसे और विश्वास के साथ में इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से काम हुआ, उसके दृष्टिकोण से आज सब आप लोगों को, मित्रों को हमने आपके समक्ष कुछ विषय आपको बुलाकर बताने की बात थी तो हमने रखे, लेकिन हमारे बीच में हमारे सांसद साहब बैठे हैं
फिर भी कोई चीज़ आप लोगों को पूछना है, कोई ध्यान में करना है तो आपको सादर आमंत्रित है। परंतु आप जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं और उस योजनाओं का लाभ सीधा जब लोगों को मिल रहे हैं, वो आपके माध्यम से भी लोगों के पास में पहुँचे, इसी विश्वास के साथ में आपसे मिलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोला है आप लोग का जो हम लोग का गवर्नमेंट ने जो किया वो तो हम लोग समझ लिया, लेकिन महंगाई के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? और जो एम्स हुआ, मेडिकल कॉलेज, अब ठीक है सब हो गया, लेकिन जो जीवन दायिनी जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का प्राइस 10% मंथली बढ़ जाता है, उसी का बारे में आप लोग क्या बोले? प्राइस राइज भी एक प्रॉब्लम है। हार्ड देखिए, आप केवल अगर एक पक्ष के बारे में विचार करेंगे, आपको इस कोरोना के कारण से पूरे दुनिया का हम लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों में जो अपने आप को विकासशील देश कहते थे, अमेरिका की स्थिति कैसी है, बाकी देशों की स्थिति कैसी है, उसका जब आकलन करेंगे तो भारत कहाँ पर खड़ा हुआ है। भारत अपनी चीज़ों को लेकर और जो महंगाई को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में रोका हुआ है। इसके कारण से कुछ चीज़ों को हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों के साथ साथ में उन देशों में महंगाई की किस गति से बढ़ी है और हम आकर वहाँ किस प्रकार से हमने उस महंगाई को रोका। एक आपने जन औषधि के बारे में जो बात कही है, देखिए क्या है कि धीरे धीरे करके इस योजना को वो अच्छी मजबूती के साथ में फलीभूत हो, बाकी सब चीज़ें हो, जिस बात को आपने संकेत किया है उसका एक कुछ ऐसा होता है, कुछ मेडिसिन जो महंगी होंगी, बहुत महंगी होंगी, वो जब मार्केट में आती हैं उसका थोड़ा कीमत अपने को लगता है कि उस कीमत के आधार पर नहीं है। परंतु अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि ये एक ऐसा सरकार का पक्ष है जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच कर पाए। और आपने बात कही है, फिर भी अगर इसमें से कुछ चीज़ें होंगी तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे। परंतु जहाँ तक महंगाई का और बाकी चीज़ों का है तो आपको आंकलन करना है तो दुनिया का करियर, उसके आंकलन के हिसाब किताब से भारत की स्थिति कैसी है तो एकदम आपको ध्यान में आएगा कि भारत कितने मजबूती के साथ में उस महंगाई को रोके हुए। मैं 2014 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया था, सब देशवासी ने, हम लोग सब ग्रुप ने आप लोग को वोट दिया है। उस टाइम में एक आप लोग का जो मैनिफेस्टो है वहाँ पे भी था, हर साल 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देगा। अभी तक तो 9 करोड़ होने को सही, वो तो हुआ नहीं। उसका बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, इसमें देखिए क्या है कि अगर केवल एक ही पक्ष को देखेंगे, सरकारी नौकरियों में कितने लोग गए, एक पक्ष ही है। अगर पूरे देश में देखेंगे कि लोगों ने अपने रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर लोग कितने खड़े हुए और उस रोजगार के कारण से उन लोगों ने कितने लोगों को अपने परिवार के साथ में आर्थिक दृष्टि से काम करने के लिए अपने यहाँ पर रखा है, इनका सबका अगर आप आंकलन करेंगे तो उसमें से आपको और मुझे ये ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से कितने ही परिवारों, मैं कल परसों सिलचर में था तो मुझे दो लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से, जिनको उन्होंने, एक ने हार्डवेयर का काम किया हुआ था, एक ने फैक्ट्री लगाई हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने जो है ना 12 लोगों को, 15 लोगों को काम दिया है। अब अगर इनको सबको हम एक उसमें लेकर आएंगे, रोजगार के पक्ष में लेकर आएंगे, और एक है कि भाई 1 लाख लोगों को, जैसे मान लिया 1 लाख लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी मिली है, तो दोनों पक्षों को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मेडिकली आप देखिए ना, मेडिकली को जो मेडिकली चीज़ें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कितने मेडिकल कॉलेज थे पहले और कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने का एडमिशन होता था। अब सांसद साहब यहाँ बैठे हैं, वो ज़्यादा बारीकी से बता सकते हैं। अब 880 नए सीटों को बढ़ाकर नए हमारे डॉक्टर्स जो है ना लोगों का आगे चलकर इलाज कर पाए। अब ये कहीं ना कहीं जब पढ़ाई पूरी करने के बाद जाएंगे तो रोजगार के साधन के साथ तो जाएंगे ना जी। तो ये केवल एक ही पक्ष ना सोचें जी,
उस पक्ष को जो है ना, अगर मतलब बड़े उसमें हिस्से में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 9 वर्षों में रोजगार के साधन भी, और 3 साल तो कोरोना जैसी समस्याओं से देश और दुनिया जूझती रही है, उसके बाद भी। अब आप एक बताइए, आप, मैं थोड़ा, मुझे कोई लंबा विषय नहीं कहना। अब नल जल योजना है, अब इसे जल नल योजना है, कोई एक आदमी तो करता नहीं, पूरे देश में हजारों लोग लगे होंगे जो कोई उसकी पानी निकलने का वो बनाता होगा, कोई उसका ऊपर वाला हिस्सा बनाता होगा, कोई पाइप वाला हिस्सा बनाता होगा, कोई लगाने वाला हिस्सा बनाता होगा। अरे भाई, इतनी प्रकार की, अब रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है तो कोई एक ही मशीन काम थोड़ी करती है, हजारों लोग उसमें काम करते हैं, लाखों लोग उसमें काम करते हैं। एयरपोर्टों का निर्माण है, उसमें हजारों लोग काम करते हैं। अगर हवाई जहाज बढ़ेंगे तो उसमें काम करने वाला ही बढ़ेगा, उसमें उसको ठीक करने वाला ही बढ़ेगा, उसका रखरखाव वाला ही बढ़ेगा। यह सारे पक्ष अगर आप देखेंगे तो मैं गर्व से यह बात कह सकता हूं कि जो वादा हमने 9 वर्ष पहले किया था, उसको पर खरा उतरने का जो हमारा काम है, वो बहुत ही एक भरोसे और विश्वास के साथ चल रहा है। पवन जी, चलिए एक बार कर लेंगे बात। पवन जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पवन जी, मैं मैं पहले पूछ लेता हूँ। कोई बात नहीं है कि पवन जी, सुनिए, आपने जो बोला है 9 साल पहले जो वादा दिया है, हर एक पूरा करते जा रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे ये कार्बी आंगलॉन्ग और नॉर्थ कचर हिल्स, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक ही मांग है, ऑटोनोमस स्टेट, आर्टिकल 244, और ये वादा राजनाथ सिंह जी ने डोकमोका में आके वादा देके गया है, हम लोग बीजेपी को जिताओ और आप लोग का ये ऑटोनोमस स्टेट हम लोग वहां में चर्चा करेगा और आप लोग को मिलेगा। ये आज 9 साल पूरा हो गया, लेकिन आज तक ना असेंबली में ना पार्लियामेंट में आज तक चर्चा नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने जिनका नाम लिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आज रक्षा मंत्री हैं, आपने जो बात कही है तो मुझे ध्यान में आ गई है, उनसे एक बार बात करके क्या विषय है तो पूरा कर। मेरा एक सवाल है कि कार्बी आंगलॉन्ग में एक समय बहुत एक संतरासवादी चलता था, और अभी सबके साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उन लोगों के बीच में बातचीत भी हो चुकी है और एमओएस भी हो चुके हैं। ये एमओएस कब इम्प्लीमेंट होंगे? नमस्कार সকলোকে। আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত উপস্থিত মোৰ শ্ৰোতা সাংবাদিক বন্ধুসকল, যেহেতু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ তথা গণতন্ত্ৰ দেশত এইটো আপোনালোক চতুৰ্থ স্তম্ভ, গতিকে দেশ নিৰ্মাণত আপোনালোকৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু 9 বছৰ কালত যিটো আমাৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত যি পৰিৱৰ্তন আনিলে, হয় মানুহৰ সমস্যা যোৱা সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা 70 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই। তাৰমানে নেতৃত্বৰ অভাৱত বুলি মই কওঁ। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা আজিলৈকে যিটো 9 বছৰ হৈ ভৰি দিলে, গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেতিয়া কি আছিল আৰু আজি কি, এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত যদি শক্তিশালী নহয়, সেই ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি গোটেই বিশ্বত গম পালে যে ইট ইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ, যিটো ভাৰতৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ, আৰু ভাৰতৰ জিডিপি 7.2% যে গ্ৰোথ, ইট ইজ এ ছাৰপ্ৰাইজিং এভৰিবডি। গোটেই বিশ্বত এইটো ছাৰপ্ৰাইজ কৰিলে। আজিৰ দিনত ফাইনেন্সিয়েল 2023 আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ হৈছে 7.2। ঠিক তেনেকৈ এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ ইকনমিক পজিশ্যন গোটেই 3.3 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ। গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা চাব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নেতৃত্ব দিছে, যে সেল্ফ ৰিলায়েন্স, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত দেশলৈ আমি গৈ আছো। আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যিটো মানে ৰিজনেলৰ বহুতো ৰাজনৈতিক সমস্যা, যিহেতু আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়া ক'লে, আমাৰ ৰেজি ডাঙৰীয়া ক'লে,
যে অট'নমাছ ষ্টেট বিষয়ে আপোনালোকে কি চিন্তা কৰে। গতিকে এই বিষয়ত মই সাংসদ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ কেণ্ডিডেট হৈ মোক যিহেতু কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে মোক ধৰিছে, গতিকে এই বিষয়ে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে লাষ্ট ছেছনলৈকে মই এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলো মই ব্যৱস্থা মানে এইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। মই এই প্ৰস্তাৱটো দিম আৰু এইটো আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াক কোনো ক'বলগীয়া নাই, যিহেতু ৰাজ্যিক সমিতি ফালৰ পৰা এদিন আমি গুৱাহাটীত বহি যেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেখেত আছিলে সভাপতি অসম প্ৰদেশৰ, গতিকে তেখেতৰ লগত গোটেই দিন আলোচনা কৰি যে পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ইয়াৰ কোনো ঘূৰাই নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে আমাৰ এই যিটো ৰাজনৈতিক দাবী এইটো আমি দাবী কৰি থাকিম আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আৰ্টিকল 244 যিহেতু ভাৰতৰ ভিতৰত আছে, এইটো এদিন নহয় এদিন পাব, আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত যিহেতু মোদী সেইটো মুমকিন হে বুলি কয়। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভাৰতৰ সংবিধানত সিন্স স্বাধীন পোৱাৰ পিছতে আৰ্টিকল 370 কথাটো যে যোৱা 70 বছৰে কোনো এটা চৰকাৰ কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে হাতত ল'বলৈ কোনে সাহস কৰা নাছিল। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা যেতিয়া দেশখন চম্ভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2019ত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া আৰ্টিকল 370 যে কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা হাতাই দিয়া হ'ল, 35 হাতাই দিয়া হ'ল। গতিকে এতিয়া সেই পৰিৱৰ্তনটো চাওক যে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ তাত ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে 14.64%। আৰু চাওক এই আৰ্টিকল 370 শেষ হোৱাৰ পিছত তাত টুৰিষ্ট ফুটফল কিমান এতিয়া 1.88 crore। গতিকে চাওক তাত মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰমানে শান্তি ঘূৰি আহিছে। তাত শান্তি ঘূৰি অহাৰ কাৰণে এতিয়া G20 নিচিনা সামিট জম্মু কাশ্মীৰত হ'ব পাৰিছে। গতিকে ইয়াতকৈ সাফল্য কিবা থাকিব পাৰে নে? কোনেওতো ভবা নাছিলে জম্মু কাশ্মীৰত এসময়ত জম্মু কাশ্মীৰটো দূৰৰ পৰা আৰু ভাৰতৰ কেপিটেল দিল্লীটোতো সুৰক্ষিত নহয়। মানুহে ক'ৰবাত যদি বাছ ষ্টেণ্ডে হওক বা এনি পাব্লিক প্লেচ কিবা যদি মালিক নথকা না বস্তু যদি ক'ৰবাত পৰি থাকে ইট মে বি বম, এইটো বম হ'ব পাৰে, চুব নালাগে বুলি কয়। কিন্তু এই পৰিস্থিতিটো আজি নাই। গতিকে এইবোৰহে আমি চাব লাগিব। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ MOS যিটো চাইন কৰা হৈ গ'ল, এইটো বিশেষকৈ আমাৰ এইটো এটা 6 শিডিউল বিষয়। গতিকে যে এইটো MOSটো যিটো চাইন কৰা হ'ল এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ক্লজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ৰাজ্যৰ লগত জড়িত হৈছে। যেনেকৈ লেণ্ড যিটো কিবাটো অথৰিটি আমাৰ মেঘালয়ত আছে, তাত কাউন্সিল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত অমিল হৈ আছে। গতিকে 6 শিডিউল যদি কিবা এটা বিল যদি লৈ আনে তেনেহ'লে অকল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে নহয়, গোটেই য'ত 6 শিডিউল আছে গোটেই মানে এই বস্তুটো প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে MOS যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। मैं शर्मा जी से और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शर्मा जी, आप ऑटोनोमस स्टेट देने के पक्ष में है या नहीं? आपके केंद्र सरकार को आप क्या बताएंगे? इसमें क्या करेंगे? नहीं, हमारे सांसद जी हैं तो इन्होंने जो मेरा सवाल आपसे था। और नहीं, मैं बोल चुका हूँ कि जो मैंने उनको बताया वही सेम मेरी बात है। सवाल इनकी नहीं हमारा है, सब एक ही क्योंकि है। हम लोग कारण क्या है, जो भी मैं बोल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का ही है। आपने जो कहा है और जो उनको मैंने कहा है, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ बात को कि जो विषय है उस विषय पर जो उन्होंने कहा है तो उस पर कलेक्टिव बात ঠিক আছে। थैंक यू। সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল আজি তেওঁলোকক প্ৰেছ বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যম দি আজি যি বাৰ্তা চলিছে সেই বাৰ্তাবিলাক সেই মেছেজবিলাক আপোনালোকৰ মাধ্যমতে আমাৰ